आप सब कैसे। मैं राहुल मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PhDM में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। अगले क्लास में हमने यही पढ़ा था क्वेश्चन आंसर, इसमें भी पढ़ेंगे आगे। तो चलिए, किताब है, किताब में क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में किस प्रकार सहायक हुआ। सबसे पहले जान लेते हैं इसका जन्म कब हुआ था और इसका मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, तब उसके बाद देखिए 1769 में जो है इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1769 में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था 1821 में। कितना में हुआ था, 1821 में। 21 में यह मर गया। ठीक है, 1821 में इसकी मृत्यु हुई, 1769 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए, नेपोलियन के आक्रमणों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में काफी सहायक हुआ। जब वह आक्रमण किया तब यूरोप में राष्ट्रवाद का भी आगमन हुआ था और वह फैलना शुरू किया। नेपोलियन के अभियानों द्वारा यूरोप के कई राज्यों में नवयुग का संदेश पहुंचाएगा। मतलब नवयुग मतलब होता है कि नया, मतलब अब से नया युग चलेगा। ठीक है, युग का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति पूर्ण विक्षोभ जागा। मतलब उसका जो है यूरोप में प्रभुत्व और आधिपत्य, मतलब उसका शासन और मतलब शासन हुआ और लोगों पर आधिपत्य जमाना शुरू किया। तो क्या हुआ, विरोध उसके इससे लोग खुश नहीं थे, इसका लोग विरोध किए। तो विरोध किए तो क्या हुआ, यूरोप में देशभक्ति पूर्ण विक्षोभ हुआ, मतलब पूरा जग गया, मतलब पूरा देशभक्ति आ गया। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट सहायक हुआ। ठीक है, तो समझ रहे क्यों सहायक हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें 8 नंबर नहीं है, इसमें देखिए लघु उत्तरीय देकर 3 1 2 3 दिया है, तो उसी में का ये 3 नंबर है और ये आपका 4 नंबर है। गैरिबाल्दी के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, गैरिबाल्दी के कार्यों की चर्चा करें। तो सबसे पहले गैरिबाल्दी का जो जन्म हुआ था वो 1807 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 1807 में हुआ था। क्यों हुआ था, जुलाई 1807 में हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ था, तो इसका मृत्यु हुआ था जून 1882 में इसकी मृत्यु हो गई थी और जुलाई 1807 में क्या होता है, इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जो अब इसका जो है अगस्त में हुआ था, अगस्त 1769, और कितना मई 1821 में इसकी मृत्यु हो गई नेपोलियन बोनापार्ट की। ठीक है, अब देखिए आगे, अब क्या है, गैरिबाल्दी के कार्यों की चर्चा करें। तो ठीक है, गैरिबाल्दी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। मतलब गैरिबाल्दी जो था उसने अपने और अपने सेवक, जो उसके सेवक थे, उसका सशस्त्र सेना बनाया। और उसने इटली के प्रांत, मतलब इटली की प्रांत मतलब होता है जगह, मतलब इटली की प्रांत सिसिली तथा नेपल्स, मतलब ये जो है क्या है, जगह का नाम है सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना किया। ठीक है, गणतंत्र मतलब अभी हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। तो ठीक है, गणतंत्र की स्थापना की और पुनः उसने इटली के जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संधि के विक्टर इमैनुअल, तो विक्टर इमैनुअल जो है यहाँ क्या हो गया, एक ठो राजा हो गया, जो इटली का उस समय का राजा था, विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया और साधारण जीवन फिर से मतलब जैसा था वैसे जीने लगा। ठीक है, तो विक्टर इमैनुअल, कभी क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि इटली के जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्दी ने किसको मतलब दे दिया, तो क्या लिखेंगे, विक्टर इमैनुअल, चाहे किसको सौंप दिया, तो विक्टर इमैनुअल के छेप दिया। ठीक है, वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिए और साधारण जीवन जीने लगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, तो हम लोग थे कि अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। मतलब विलियम एक के द्वारा के बगैर जर्मनी का क्या था, एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। तो बिस्मार्क, तो विलियम एक ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। देखिए, चांसलर नियुक्त किया तब जाके हो पाया। तो अब जान लेते हैं बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था और वो उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो जन्म उनका हुआ था अप्रैल 1815 में उनका जन्म हुआ था, अप्रैल 1800, यानी क्या लिखेंगे 4/1815।
और उनका मृत्यु कब हुआ था? तो उनका मृत्यु हुआ था जुलाई 1898 में हुआ था। जुलाई का क्या लिखते हैं? 7वां महीना, यानी 1898 में उसका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। तो जन्म उनका हुआ था 1815 में और मृत्यु 1898 में हुआ था। तो ठीक है, तो बिस्मार्क ने विलियम एक ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क ने सहन शक्ति को बढ़ाया तथा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। एक ठो इसने नीति बनाया जिसमें रक्त और लौह का नीति इसने बनाया, उसमें अवलंबन किया उन्होंने। प्रसा और इटली से मिलकर, मतलब प्रसा एक देश है और इटली से मिलकर उसने क्या किया? मिलकर ऑस्ट्रिया को पराजय किया, मतलब ऑस्ट्रिया को हराया। ठीक है, ऑस्ट्रिया को पराजय किया। इससे ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र पर से प्रभाव समाप्त हो गया। पुनः प्रसा से मिलकर फिर उसको हराया, इटली को हराया, यहाँ से छूट गया है। तो अंततः जर्मनी का पूर्ण रूप से एकीकरण हो गया। इस प्रकार विलियम एक द्वारा बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त करने के कारण ही जर्मनी का एकीकरण हो पाया। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण कैसे हो पाया? जब विलियम एक ने बिस्मार्क को चांसलर बनाया, उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, सहन शक्ति बढ़ाई, तब जाके उसने इटली और प्रसा से मिलकर किसको? ऑस्ट्रिया को हराया। इससे उसका क्या एकीकरण संभव हो पाया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में मेचली, काबूल और गैरिबाल्टी के योगदान को बताना। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में मेचली, काबूल और गैरिबाल्टी। ठीक है, तो ये जो 9 नंबर हम दिए हैं, ये क्वेश्चन, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें दिया है कि लगभग 60 शब्द में उत्तर देना है। उसका नंबर 5 नंबर है, जो विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। ठीक है, अब हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय में है जिसका आंसर लगभग 150 शब्दों में देना है, उसका ये 1 नंबर है। ठीक है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्टी के योगदान को बताएं। तो ठीक है, तीनों का योगदान बताना है। तो मेजनी एक युग सेना, मेजनी का योगदान पहले लिखेंगे। ठीक है, मेजनी का योग, तो मेजनी एक युग सेनापति था। उसने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। पहले वीडियो बनाए थे, उसमें भी बताया है कि उसने किस संस्था की स्थापना की? यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। अब कब की? तो 1831 ईस्वी में किया था। ठीक है, स्थापना की। इस संस्था ने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। मतलब इटली में विदेशी हस्तक्षेप का कहने का मतलब है कि कैसे हमारा भारत देश पहले गुलाम था, तो हमारे भारत में किसका हस्तक्षेप था? तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। उसी तरह ठीक है, इसमें भी विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। मेजनी ने 1834 में संयुक्त यूरो नामक, देखिए एक और 1834 में एक और क्या नाम, यंग यूरो नामक संस्था का गठन कर यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया। ठीक है, प्रोत्साहित किया। कब किया था? देखिए 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था से इसका प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। काबूल की योग्यता, तो काबूल युग सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। मतलब कूटनीतिज्ञ मतलब नियम बनाने में आगे था। ठीक है, वह इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस से मिलकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन हुई। इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर इसे संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। मतलब जो था कहाँ पर पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ, उसमें बता दिया कि पूरे यूरोप में जो ऑस्ट्रिया का शासन है वो गलत तरह का काम करता है, इसलिए उसको गैर कानूनी बताते हुए उसका हस्तक्षेप क्या किया? समाप्त किया यूरोप से। इस तरह इसका योगदान रहा। अब देखिए अब इसमें आगे क्या है? गैरिबाल्टी के योगदान। तो गैरिबाल्टी के योगदान इससे पहले वाले में हमने लिखवाया था गैरिबाल्टी। ठीक है, तो ये हो गया काबूल का योगदान। अब देखिए अब कह रहा है कि गैरिबाल्टी का योगदान। तो ठीक है, गैरिबाल्टी का योगदान हमने आज 8 नंबर देकर लिखा था। सेम वही लिख देंगे, कोई झोल उसमें नहीं होगा।
इसके इसके नीचे वहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, गैरिबाल्दी के कार्य की, मतलब गैरिबाल्दी का योगदान लिख देंगे। तो जैसे गैरिबाल्दी ने अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की सहायता से एक सशस्त्र सेना बनाई, उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया, और फिर वहाँ के जो राजा थे उनको क्या किया, ये सौंप दिया और साधारण जीवन जीने लगा। ठीक है, इसी तरह इसका योगदान रहा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये वीडियो समझे होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, तब तक के लिए जय हिंद।